समय चक्र 4 युगों में विभाजित है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और माना जाता है कि इन सभी युगों में से कली सबसे अधिक बलशाली था, क्योंकि वो मनुष्य का रूप धारण कर उनके बीच रहता और उनसे पाप करवाता। तब विशाखा के युद्ध में धर्म और सत्य ने उसे पराजित कर दिया और फिर कली घायल अवस्था में एक किले में जाकर छुप गया, इस इंतजार में कि जब कलयुग में अंधकार अपने चरम पर होगी तब वो वापस आएगा। कहानियों के मुताबिक उस वक्त भगवान विष्णु अपने कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, जो कली का संहार करेंगे और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। आज भी कली को कल्कि का उतना ही इंतजार है और इस इंतजार के खेल को और प्रखर बनाने के लिए उसने स्वयं कल्कि के अवतार को अवतरित होने के लिए चुनौती देना शुरू किया। इस चुनौती का जन्म भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसे ही वाराणसी के राधाचरण को एक महान संतान चाहिए थी। उन्होंने अपने ज्योतिष शास्त्र की विद्या के अनुसार अपने बच्चे के जन्म का समय निर्धारित करने की कोशिश की, क्योंकि जन्म का समय का नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। और उस समय के होने वाले नक्षत्रों के अनुसार एक जन्म कुंडली भी बनाई, जिसमें उस बालक में दैव्य प्रवृत्तियां होंगी। डॉक्टर ने उसे समझाया कि जन्म का दिन और समय इस तरह निर्दिष्ट करना असंभव है, लेकिन वो तो समय को काबू करने चला था और समय ने ही ऐसा पासा पलटा कि बच्चे का जन्म निर्दिष्ट दिन से 2 दिन पहले हो गया। जन्म देने के बाद माँ चल बसी और बालक का नाम शुभ पड़ा। जब राधाचरण ने उस नवजात बच्चे की कुंडली उसके पैदा हुए नक्षत्रों के अनुसार बनाई तो वो राक्षस गण का निकला और यही आधार बन गया अपने ही बच्चे के प्रति उसकी घृणा का। वो उसे असुर कहता था। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। शुभ को असुरों से हमदर्दी होने लगी और दैवों से घृणा। जब पिता राधाचरण के लिए शुभ का मन घृणा से भर गया, उसने उनका परलोक जाने का समय तय कर दिया। पिता के चले जाने का उसे बिंदु मात्र भी दुख न था। पुलिस जल्द ही आरोपी शुभ को पकड़ लेती है। ये केस उस समय धनंजय राजपूत हैंडल कर रहा था। शुभ से पहली मुलाकात में ही न जाने क्यों धनंजय को इस बात पे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभ इस समाज के लिए एक खतरा है, और उसने जानबूझकर नाबालिग होते हुए भी उसकी जन्म तारीख में फेर बदल कर 18 साल का साबित कर दिया, जिसकी वजह से उसे लंबी सजा हो गई। महज 11 वर्ष की आयु में शुभ को जेल हो गई। बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म होने पर वो अंदर की तरफ मुड़ने लगा। शास्त्र, वेद, पुराणों को पढ़ने लगा, उनके अर्थ निकालता। गहन चिंतन और मनन में वो हफ्तों ध्यान में लीन रहने लगा। वो इतना प्रभावशाली था कि जेल में ही उसके अनुयायी बनने शुरू हुए, भक्त जो उसे भगवान मानते हैं। शुभ पूरी दुनिया के एक तरह से विरुद्ध हो गया और उसे देखने का नजरिया उसे मिला उन्हीं वेद पुराणों से, जहां वो खुद को एक असुर मानने लगा, जिसने मनुष्य का असली रूप देखा है। उसने न्याय, अन्याय, अंधकार, प्रकाश, सुर, असुर के लिए नई परिभाषा लिखी जो उसके नजर से उचित थी। और इस तरह जन्म लिया इस कलयुग के कली ने, जिसे विष्णु रूपी कल्कि का इंतजार ही नहीं अपितु वो से जन्म लेने के लिए उकसा भी रहा है। वो कलयुग को उसके चरम पर पहुंचा रहा है ताकि कल्कि को धरती पर आना पड़े। एक दिन जेल में किसी कारणवश आग लग गई और तब से शुभ लापता है। ये थी अब तक की शुभ की कहानी, जो कि आपका जानना काफी जरूरी है आगे की कहानी समझने के लिए। 2020 में रिलीज्ड असुर सीजन 1 की कहानी तो आप सबको मालूम होगी, जहां अंत में लोगों की मौत के लिए केसर भारद्वाज को हिरासत में ले लिया जाता है, जो कि सबका मानना है कि वही शुभ है। और इधर धनंजय राजपूत को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, जब तक कि उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। तो और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा आपको असुर सीजन 2 की कहानी की ओर ले चलती हूँ। कहानी अब 16 साल पीछे की दिखाती है, जहाँ शुभ 3 लोगों को महाभारत की घटना सुना रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद द्वारका नगरी जलमग्न हो गई और अर्जुन अकेले ही नगरवासियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुए, किंतु मार्ग पर कुछ लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने विचलित होकर अपने दिव्य शस्त्रों का स्मरण किया, परंतु उनकी स्मरण शक्ति और बाण समाप्त हो चुके थे। तब उन्होंने ऋषि वेद व्यास जी से अपनी पीड़ा जताई। वेद व्यास जी ने कहा
जिस कार्य के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र दिए गए थे उनका कार्य संपन्न हो चुका है। अब समय आ चुका था कि उन्हें धरती छोड़ परलोक चले जाना चाहिए। इसके बाद ही पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। इस घटना से यही तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता, उसके जाने का समय हो गया है। और ये कहकर शुभ ने पीछे से वार कर उनमें से एक को मार डाला और उसके मृत शरीर को प्रणाम करते हुए कहा, तुम्हारी एक यात्रा खत्म हुई और अनंत की यात्रा प्रारंभ। इसके बाद उसने बाकियों से कहा, महायुद्ध में तुम्हारा लक्ष्य अभी भेदना बाकी है, समय निकट है। और दोनों ने उसे नमन किया। कहानी आज पर आ जाती है। केसर भारद्वाज के खिलाफ पुलिस पिछले 2 महीनों से एक भी सबूत इकट्ठा न कर पाने के बावजूद उसे हिरासत में रखने पर जनता में रोष है। यहाँ तक कि न्याय प्रणाली पर भी दबाव है उसे रिहा करने का। कोर्ट ने केवल 7 दिन की मोहलत दी है। पुलिस विभाग अगर केसर के खिलाफ कोई सबूत ना ला पाई तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट के हेड शशांक ने मुस्कुराते हुए केसर को चुनौती दी कि वो उसे यहाँ से निकलने तो नहीं देगा, जिस पर केसर बोला, मैं वही हूँ जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए था। युग परिवर्तन होने वाला है, प्रलय का प्रारंभ निश्चित है और तुम्हारे भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता। उसकी ये बातें इस ओर इशारा कर रही है कि विपत्ति अभी टली नहीं है, ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। अब यहाँ दूर हिमाचल के पहाड़ों पर बसे एक बौद्ध मठ में धनंजय शांति की तलाश में है। फर्क तो यही है कि इंसान शांति जगह जगह ढूंढता है, मगर वो तो तुम्हारे ही अंदर है। बाहर तो सिर्फ भटकाव है, शांति नहीं। तभी एक बौद्ध बालक उसके समीप आकर बैठा और बोला, तुम गम को नहीं छोड़ोगे तो भला ये गम तुम्हें कैसे छोड़ेगा। जिस भी परिस्थिति या व्यक्ति से दुखी हो उसे माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ, यही सही मार्ग है। धनंजय इस छोटे से बालक के शब्दों को सुनकर चकित है। इधर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के नुसरत को निखिल की पत्नी नैना का फोन आया। निखिल कुछ दिनों से उसका फोन नहीं उठा रहा। दरअसल उनकी बेटी रिया की मौत के बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है और नैना निखिल से अब तलाक चाहती है, क्योंकि निखिल ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए 3 समाज सेवकों की जान बचाने के लिए उसे खुद की बेटी रिया की मौत को चुनना पड़ा। जब नुसरत का फोन भी निखिल ने नहीं उठाया तो वो उसके घर के लिए निकल पड़ी। कई बार इंसान सही रास्ते पर चलकर भी खुद की नजर में गलत हो सकता है। निखिल उस घटना के बाद बिल्कुल बिखर चुका है। उसे अपनी बेटी की मासूम झलकियां दिखाई देती है और अगर आज नुसरत समय पर ना पहुंचती तो शायद निखिल भी जिंदा नहीं होता। ऐसे समय में शशांक को केसर की कई बातें परेशान कर रही है। कौन सा प्रलय आने वाला है। तभी उनकी टीम मेंबर ईशानी अंदर आई और बोली, इस केस की गुत्थी एक जगह आकर उलझ गई है। हमारे पास केसर तो है, मगर उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाए आज तक। अब एक ही लीड है, नैना की बेटी रिया की आया स्वाति, जिसने रिया को मारा है और जिसे सिर्फ नैना जानती है। पर वो अब तक अपनी बेटी की मौत से काफी डिप्रेस्ड है। इस बीच उसने एक और बात थोड़ी झिझक के साथ कही, मुझे लोलार्क सर की मौत के लिए रसूल शेख पर शक है। वो जानती है सारे सबूत रसूल की गवाही से मेल खा रहे हैं, मगर लोलार्क सर कहा करते थे, जब सारे सबूत यूं सामने मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि झूठ का जाल बड़ी बारीकी से बुना गया है। वो उस पर नजर रखने की बात करती है, मगर उसकी बात टाल दी गई और उसे नैना की आया स्वाति को ढूंढने पे ध्यान देने को कहा गया, क्योंकि रसूल पुलिस में IT डिपार्टमेंट संभालता है, इसीलिए ईशानी के शक को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ नैना लगातार धनंजय से संपर्क बनाने की कोशिश में है। उसका फोन बंद आ रहा है। नैना के पास शहर के सारे ATM के कैमरे का एक्सेस है। 2 महीनों की कोशिशों के बाद उसे कैमरे में स्वाति दिखी। इधर निखिल के कमजोर वक्त में नुसरत पुराने कलीग और दोस्त होने के नाते उसे समझा रही है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। जब सिस्टम में डाला गया तो वो किसी जगह की लोकेशन निकली। पूरी टीम को लेकर निखिल वहां पहुंचा तो उन्हें बर्फ में जमी वैसा ही मुखौटा पहने एक लाश मिली। खूनी हर आदमी को मारने के बाद ऐसा मुखौटा लगाता है। इधर रसूल ऑफिस में बैठे बैठे शतरंज के गेमिंग ऐप की आड़ में एक मैसेज लिखता है, क्या सब तैयार है। जवाब बांग्लादेश से आया।
जहां उनका एक बहुत बड़ा हब काम कर रहा है, वो 9 बजे की तैयारी कर रहे हैं। अब दिखाता है नुसरत की बड़ी बहन उससे मिलने आई है, पर दोनों में कुछ तनाव चल रहा है, कुछ ऐसा जो दोनों ही जुबान पर नहीं लाना चाहते। अब नैना को पूछताछ करने बुलाया गया, मगर नैना उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं देती, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट की नाकामी की वजह से आज रिया उसके पास नहीं है। इधर धनंजय के ऊपर धीरे धीरे उस बालक की बातें असर कर रही है। वो कहता है कि वो परेशान इसीलिए है क्योंकि वो सब त्याग कर नहीं, टाल कर आया है, और टालना कोई समाधान नहीं। उसकी बातें धनंजय के दिल दिमाग पर तीर की तरह काम करती है, जैसे वो बालक उसके अंदर झांक रहा हो। उसने बड़ी हिम्मत से अपना फोन ऑन किया और ऐसा करते ही उसे ट्रैक कर रही नैना को उसकी लोकेशन का पता चल गया। अब धनंजय के नाम एक लिफाफा आया जिस पर लिखा है, विवाह वर्षगांठ के अवसर पर तुम्हें आज रात एक उपहार मिलेगा। उसे मालूम है कि ये शुभ का ही काम है। यहाँ जो लाश बरामद हुई थी उसके पोस्टमार्टम में देखा गया कि शरीर पर एक ताज़ा सिलाई की गई है, जिसके अंदर से एक घड़ी निकली और घड़ी पर 9:05 का समय है। इसका मतलब एक ही आदमी उन्हें बता सकता है, जो है केसर। निखिल उसके पास पहुंचा, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही केसर बोल पड़ा, तो मिल गई घड़ी आपको। भगवान की लीला अपरंपार है, जो भविष्य पहले ही लिख चुके हैं। कई बार जो इंसान के आंखों के सामने होता है वो उसे देख नहीं पाते। कहकर उसने घड़ी पर किसी चीज से प्रहार किया तो उसके अंदर से एक रुद्राक्ष निकला। केसर बोला, महायुद्ध शुरू हो चुका है, ये युग बदलने वाला है, तुम या कोई भी इसे घटित होने से रोक नहीं सकते। निखिल को याद आया, सालों पहले एक दफा शुभ जब जेल में था उसने एक कहानी सुनाई थी। आदि काल में असुरों ने 3 नगरों की रचना की थी, जिसे अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता था। तब शिव भगवान ने अपने बाण के एक तीर से एक साथ तीनों नगरों का विनाश किया। असुरों की मृत्यु की पीड़ा देख शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उनकी आंखों से निकले आंसुओं ने बीज का आकार लिया, जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। इस कहानी की माने तो इसका मतलब शुभ एक साथ 3 जगह पर हमला करने वाला है, वो भी आज रात 9:05 पर। हो ना हो आगे की जानकारी भी उसी लाश से मिलेगी। यहाँ धनंजय तक नैना पहुंच गई, पर वो अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं। इस केस में सबने कुछ न कुछ खोया है। धनंजय ने अपनी पत्नी को खोया है, दोस्त लोलार को खोया है। उनमें कहासुनी हो जाती है और नैना अकेली ही वापस जाने को निकल गई। लैब में लाश की जांच पे निखिल और नुसरत को पता चला कि उसके 3 दांत एक साथ बदले गए हैं और उन्हीं नए दांतों में 3 लोकेशंस की जानकारियां हैं। एक है मॉल, एक हॉस्पिटल और एक रेजिडेंशियल एरिया। तुरंत पुलिस टीम को इन जगहों पर भेजा गया। शुभ ने सरकार को, पुलिस को एक खुली चुनौती दी है, अगर रोकने की हिम्मत है तो रोक के दिखाए। मगर यहाँ इतने लोग हैं कि कैसे पता चले शिकार कौन है। निखिल को शुभ के पिछले केसेस याद आए कि वो हमेशा धानिष्ठा नक्षत्र के लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले देवगण के होते हैं। पता चला कि उन लोकेशंस में उस नक्षत्र के 3000 से भी ज्यादा लोग हैं और समय निकलता जा रहा है। ठीक तभी 9:15 बजे पूरा नेटवर्क क्रैश कर जाता है और हर स्क्रीन पर केवल एक ही इंसान है, मुखौटे के पीछे वही शुभ। वो सबको संबोधित करते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा ही सत्य हूँ। मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्त करने आया हूँ, जो आपको जीवन के सुखों से वंचित रखता है। आपको लगता है कि ईश्वर है और आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इस घोर कलयुग में जीवन और मृत्यु की डोर केवल और केवल कली के हाथों में है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं 3 अच्छे भले भगवान को मानने वाले लोगों के प्राण लेने वाला हूँ। अगर भगवान है तो रोक कर दिखा दे, फिर निर्णय आपके हाथों में होगा। और ठीक 9:05 में तीनों लोग जमीन पर आ गिरे। ये सब टीवी पर देख रहा धनंजय खुद को रोक न पाया और नैना के साथ हो लिया। युद्ध में जरूरी है कि आपसी मतभेद मिटाकर दुश्मन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जिस तरह पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल के अज्ञातवास में अगर पहचाने जाते तो उन्हें पुनः ये वनवास भोगना पड़ता और कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। वनवास के समय जैसे वह मत्स्य जनपद के विराट नरेश के पास
युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण के रूप में, भीम भल्लभ नाम के रसोइया और अर्जुन ब्रह्मला नामक नर्तकी के छंद रूप में रहे थे, ठीक वैसे ही पुलिस से बचने के लिए ये शुभ का वनवास है, जिसके बाद उसे एक महायुद्ध लड़ना है। और शुभ ने शरण ली हरिद्वार के स्वामी विश्वानंद जी के मठ त्रिलोकनाथ में, और वहां उसका नाम रखा गया सर्वानंद। शुभ हर पल वेद पुराणों के किसी न किसी परिस्थिति को या किरदार को जी रहा है। ऐसा लगता है मानो रक्त की जगह ये कथाएं उसके शरीर में प्रवाह कर रही है। आम जनता के लिए 3 इंसान को यूं मार देना किसी माया से कम नहीं, और उन्हें मारने वाला एक मायावी, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक मृत्यु का कारण है दिल का दौरा पड़ना। मगर एक ही वक्त पर 3 अलग अलग उम्र के व्यक्ति को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? निखिल को उन सब के छाती से पेसमेकर मिला, पर पेसमेकर तो दिल को धड़कने में मदद करती है, इसके रहते दिल का दौरा पड़ना नामुमकिन है। इधर ईशानी का शक रसूल पर गहराता जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसका साथ नहीं दे रही। उसने तय किया कि वो ये काम खुद करेगी। उसने अपने एक दोस्त को रसूल का फोन टैप करने को कहा। स्वाति के छुपे ठिकाने पे नैना और धनंजय पहुंचते हैं, मगर किसी अंधभक्त की तरह स्वाति ने शुभ को कभी नहीं देखा, सिर्फ एक आवाज सुनी जो सर्वव्यापी है। उन्हें सब पता है कब कहाँ क्या होगा। मेरे भगवान की आवाज ही मेरे लिए काफी है। तभी स्वाति के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज शुभ की है। वो बोला, धनंजय, आखिरकार तुम खुद को इस महायुद्ध से वंचित नहीं रख सके। शुभ हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है। वो धनंजय को उकसाने लगा और उसने स्वाति को मार दिया। ये चाल भी शुभ की सही साबित हुई, क्योंकि शुभ का युद्ध किसी एक व्यक्ति से नहीं अपितु पूरे मानवता के विरुद्ध है, और वो जीत गया धनंजय को मार्ग से भटकाकर। धनंजय ने स्वाति के मुंह पर वही मुखौटा लगा दिया ताकि पुलिस को लगे ये शुभ का काम है। यहाँ निखिल और नुसरत को उस पेस मेकर में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस मिलती है जिसे हैक किया जा सकता है। इसका मतलब उसे हैक करके रेडियो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी गई कि दिल का दौरा पड़ गया। मगर रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत कम होती है और सही समय पर एक साथ बटन दबाने के लिए तीनों मरने वालों के तकरीबन 20 फीट की पहुंच पे 3 अलग अलग लोगों को रहना होगा। मॉल में तो बहुत सारे लोग थे, ढूंढ पाना मुश्किल था। दूसरा घर जिसका रेडियो फ्रीक्वेंसी का बटन एक घड़ी में था जो कमरे के कोने पे पड़ी रहती है, मगर उस दिन वो 9:05 पर बज उठी। आखिरी बचा हॉस्पिटल, जहाँ भीड़ कम थी और 20 फीट के दायरे में उन्हें उनका सस्पेक्ट मिल गया। इधर नौकरी से सस्पेंडेड धनंजय और नैना ने अलग से काम करना शुरू किया, और इस काम के लिए उसे एक बार फिर अतीत से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाराणसी जाना पड़ा। भविष्य की तार कई दफा अतीत से जुड़े होते हैं। धनंजय ने वहां से शुरुआत की जहां सब खत्म हुआ था। जेल में आग लगने के बाद ही शुभ गायब हुआ था। उसने लोकल पुलिस से जेल में हुए इस वारदात की और कैदियों की फाइल्स मंगवाई। इधर पुलिस डिपार्टमेंट को जल्द ही स्वाति की लाश बरामद हुई। वहां मुखौटा भी पाया गया और स्वाति की तर्जनी उंगली भी कटी है, मगर फिर भी निखिल को ऐसा लग रहा है ये शुभ का काम नहीं है, और स्वाति की मौत की खबर नैना को देने गया, जहां आज भी नैना को ये देखकर ताजुब हो रहा है कि अपनी बेटी की कातिल की मौत पर खुश होने की बजाय उसे इस बात की ज्यादा परवाह है कि खून किसने किया है। इधर धनंजय फाइल से मिली जानकारियां नैना को बताता है। उस दिन जेल से शुभ के साथ 3 और लोग, जगदीश मुंडा, बलबीर सुब्बीर और ओम पांडे, किसी की मदद से फरार हुए थे। चूंकि सड़क के रास्ते चेकपोस्ट पे पकड़े जाने का डर था, तो उन्होंने जरूर नदी का रास्ता लिया होगा। नैना ने उस साल की खबर निकाली तो पता चला एक नाव वाला गायब हुआ था और नदी किनारे जंगल में एक युवक की मौत की खबर भी मिली थी। ये वही है जिसे शुरुआत में शुभ ने मारा था, जगदीश मुंडा, जेल से भागे 4 कैदियों में से एक। साथ ही ओम पांडे के भी मरने की खबर की पुष्टि होती है। जब नैना ने उन 4 कैदियों से मिलने वाले लोगों के रजिस्टर की जांच की तो एक नाम बार बार सामने आया, संतोष मुंडा, जो जगदीश मुंडा का भाई है और फायर ब्रिगेड में काम करता है। धनंजय तुरंत उससे मिलने पहुंचा। उसने उसे एक नाम बताया, गोपाल। वहां निखिल की टीम ने भी उस डॉक्टर की पेसमेकर को ट्रिगर करने वाले को आइडेंटिफाई कर लिया है। पुष्कर जौहरी पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर है, 2 साल से नौकरी छोड़ लापता है। उसकी लोकेशन पर पहुंचते ही मानो उनका स्वागत का इंतजाम किया हुआ है। क्यों ना हो, रसूल खबरी जो है
वहाँ उन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर और लैपटॉप मिला, जिसमें इंफॉर्मेशन निकालते हुए बहाने से रसूल ने उसका हार्ड ड्राइव जला दिया। लेकिन ईशानी उसकी हरकतों पर गौर कर रही है। सामने दीवार पर निखिल की बेटी की बनाई ड्राइंग्स टंगी है और दीवार से ताज़ा पेंट की खुशबू आ रही है। कमरा अंधेरा करने पे अगले होने वाले घटना की लोकेशन के साथ एक संदेश भी उभरा। कर्म, नियति, परिणाम और फिर कर्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र का। कहानी पीछे जाती है। हरिद्वार मठ के जिस स्वामी विश्वानंद ने शुभ को अपने बेटे और इस मठ के उत्तराधिकारी के रूप में देखा था, उसी शुभ ने इसे शमशान घाट बना डाला। गुरु को मारते वक्त वो बोला, मृत्यु से भय न करो, वो तो परम सत्य है। ये मठ मेरे जीवन का मात्र एक पड़ाव भर था। मेरे जन्म का उद्देश्य इससे कहीं अधिक है। अब मेरे यहाँ से प्रस्थान का समय हो चुका है। अगले दिन अखबार में खबर आई, गंगा घाट के हरिद्वार मठ में दूषित जल की वजह से गुरु सहित 22 लोग मारे गए। कहानी आज पर आती है। दीवार पर छोड़े सुराग से वो लोकेशन पहुंचे और वहां से उन्हें नदी में डूबी एक लाश बरामद हुई। यहाँ नैना धनंजय को बताती है कि स्वाति के फोन से उन्हें एक डार्क वेब पोर्टल का लिंक मिला है। डार्क वेब जो गैर कानूनी काम के लिए बनाए जाते हैं, मगर शुभ के पोर्टल तो धार्मिक चीजों के बारे में है। यहाँ लाइव पॉडकास्ट पे लोग कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं और पॉडकास्ट खत्म होते ही सारे कमेंट ऑटो डिलीट हो जाते हैं। कुछ आईडीज से बार बार कमेंट्स किए गए हैं जो किसी तरह का कोड लग रहा है। शायद यही एक तरीका है जहाँ से वो लोगों से बातें करता होगा। अब यहाँ निखिल की टीम को एक बड़ा झटका लगा जब केसर के खिलाफ कोई सबूत ना दे पाने पर होम मिनिस्ट्री ने ये केस एंटी टेरर फोर्स यानी ATF को सौंप दी, जिसका लीडर है पॉल। ये रसूल के लिए भी एक झटका था। पॉल का मानना है कि शुभ क्रिमिनल नहीं, एक टेररिस्ट है जिसने हमारे सिस्टम और गवर्नमेंट को चुनौती दी है। हम उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि हम नियम के अनुसार चलते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर पूरी टीम बदल दी गई। यहाँ से अब पॉल उन्हें लीड करेगा। वाराणसी में धनंजय संतोष मुंडा के बताए व्यक्ति गोपाल से मिला। मैं हरिद्वार में स्वामी विश्वानंद के यहाँ त्रिलोकनाथ में रहा करता था और तब मैंने शुभ को देखा। इतने सालों बाद भी उसकी वो तेजस्वी आंखें मैं भूल नहीं पाया। अब धनंजय सीधा उसी मठ में पहुंचा जहां उसे बरसों पहले उस हादसे के बारे में मालूम हुआ, जिसमें दूषित जल से पूरा मठ मरघट में तब्दील हो गया था, जिसमें शुभ बच गया, परंतु उसके अलावा एक और इंसान बच गया था, वृंदा श्रीवास्तव। वो नवकर कला केंद्र से जुड़ी है और दिल्ली में रहती है। दूसरी तरफ शहर की कोलाहल से दूर बौद्ध मठ में एक चमत्कार पैदा हो रहा है। जब एक बौद्ध बालक ने दुर्घटना से पूर्व जिस बस में सवार था वो रुकवा दी। क्षण भर बाद उसी रास्ते पे पहाड़ों से पत्थर गिरने से पूरा रास्ता बंद हो गया। लोगों ने उसे भगवान बना दिया। देखते ही देखते वो बालक एक सनसनीखेज बन गया। ऐसा लग रहा है शुभ का इंतजार खत्म हो गया है। क्या पता यही विष्णु का अवतार कल की हो। अब इधर 7 दिनों की मोहलत जो कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को दी थी वो पूरी हो चुकी है और इसके साथ केसर रिहा हो गया। कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पॉल ने नुसरत से केसर के खिलाफ एक फर्जी सबूत जुटाने को कहा। नैतिकता और अनैतिकता के बीच में झूलती हुई नुसरत ने आखिरकार नदी के पास मिली उस लड़की के खून के इल्जाम में केसर के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना दिए। निखिल को जब इस बात का पता चला तो वो नुसरत से बहुत नाराज हुआ। शुभ दरअसल निखिल जैसे नैतिकतावादी लोगों के कारण ही जीतता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कानून के हाथ खुद कानून ने बांध रखा है। इधर धनंजय वृंदा से मिलने पहुंचा, लेकिन वो तो अंधी है, देख नहीं सकती। मगर बिना देखे ही शुभ की छवि उसने अपने मन में ऐसी उतारी है कि खुद को वो गोपी और उसे कान्हा बुलाती है। जब धनंजय ने उसे सच बताना चाहा तो उसने उसे वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि उसके नजरिए से शुभ ऐसा नहीं है। निकलते समय उसे ब्रेल लिपि में एक किताब दिखी जिसे वो साथ ले आया और नैना को शुभ के वेब पोर्टल के कमेंट सेक्शन के कोड्स को ब्रेल लिपि से डिकोड करने को कहा। इधर स्वाति की डेड बॉडी की फॉरेंसिक जांच से निखिल को यकीन हो गया कि ये शुभ का काम तो नहीं है, किसी ऐसे आदमी का है जिसे स्वाति से काम भी था और जो फॉरेंसिक लैब से अच्छी तरह वाकिफ भी है, और वो है धनंजय राजपूत। दूसरी तरफ रसूल पर नजर रख रही ईशानी उसकी गैर हाजिरी में उसके घर जा पहुंची। उसके हाथ एक पेन ड्राइव लगा।
जैसे ही वहां से निकलने लगी, रसूल सीढ़ियों पर मिल गया। ईशानी कुछ काम का बहाना कर हड़बड़ा कर वहां से निकल गई, लेकिन रसूल सब समझ रहा है। इसके बाद निखिल धनंजय से मिला। स्वाति को किसने मारा है मैं जानता हूँ। बरसों पहले जिस केस की छेड़खानी की वजह से आज शुभ नाम के असुर का जन्म हुआ है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। जिसमें धनंजय बोला, मुझे मालूम है अगर असुर को मैंने जन्म दिया है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। यहाँ नैना ने उस ब्रेल लिपि वाले कमेंट को डिकोड कर पता लगा लिया कि अगला हमला अश्विनी नक्षत्र के दिन होगा। हर बार शुभ पुलिस को अलग अलग तरीके से जुर्म के होने का संदेश देकर उसे रोकने की चुनौती देता था, लेकिन आज पहली बार वो शुभ से एक कदम आगे है। पर नैना को लगता है इतना बड़ा हमला होने जा रहा है, उन्हें पुलिस को ये बात बता देनी चाहिए। पर धनंजय को वहाँ किसी पर भरोसा नहीं। उसने नैना को मना किया, नहीं तो वो शुभ को पकड़ने का सुनहरा मौका गवा देंगे। लेकिन नैना का मन नहीं माना और उसने हेड शशांक को बेनाम होकर अश्विनी नक्षत्र की टिप दे दी। ऐसा करते ही शुभ के जासूस रसूल ने उसे आगाह कर दिया, दरवाजे बंद कर दो। और वैसे ही दूसरी तरफ नैना शुभ के पोर्टल से लॉग आउट हो गई। एक एक कर सारे एक्सेस सीमित हो गए। अब उनके पास एक ही तरीका है इस पोर्टल में फिर से घुसने का, फेस स्कैन, जो शुभ के किसी आदमी का होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें चाहिए केसर। ऐसे समय में धनंजय रॉ एजेंट रणविजय को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर केसर के निकले कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके नाम पे फर्जी सबूत दिखाकर अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। अगर इस अश्विनी नक्षत्र हमले का पता लगाना है तो जवाब सिर्फ केसर दे सकता है। इधर ईशानी निखिल से भी रसूल की बात करती है और वो पेन ड्राइव दिखाती है जिसमें ईशानी के ही वीडियोस और तस्वीरें हैं। इसका मतलब रसूल भी ईशानी पर नजर रख रहा है। उसने निखिल को ये भी बताया कि वो लोलार्क सर की डेथ रिपोर्ट्स को वापस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर निखिल ने फिलहाल उसे ये कहकर रोक दिया कि अश्विनी नक्षत्र केस सुलझाने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अरेस्ट वारंट हाथ लगते ही केसर को गिरफ्तार करने निकल पड़े। मगर केसर का बीच रास्ते में ही अपहरण हो गया। एक और बड़ा धक्का होने लगा। अगली सुबह निखिल ने गौर किया, ईशानी कहीं नजर नहीं आ रही, न उसका फोन लग रहा है। जब उसके घर गए तो वो वहां मरी हुई मिली। निखिल को बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों उसने ईशानी की बात नहीं मानी, नहीं तो आज वो जिंदा होती। 12 साल पहले की शुभ की कहानी दिखाई जाती है। त्रिलोकनाथ मठ को उजाड़ने के बाद शुभ अब प्रयागराज के सेंट्रल लाइब्रेरी में खड़ा है। उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है, प्रोफेसर राव, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। वो एक सामान्य से धोती कुर्ता पहने युवक के मुंह से फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, इन सब की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसे अपना शिष्य बना लेता है। अब आज की कहानी में आते हैं। केसर का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि धनंजय ने किया है, ताकि उसके फेस स्कैन से वो वापस शुभ के वेब पोर्टल में घुस सके। उन्हें एक्सेस तो मिल गया, लेकिन ये भी शुभ का बिछाया हुआ ही एक जाल निकला और ऐसा करने के साथ उनका पूरा सिस्टम हैक हो गया। इसके बाद मुखौटा पहने शुभ स्क्रीन पे दिखाई दिया। जो इंसान अस्तित्व के परे हो उसे कोई कैसे पराजित कर सकता है। अगर तुम्हें वाकई में जीतने का मौका चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और फिर हरिवंश सिन्हा नाम के एक आदमी की इंफॉर्मेशन स्क्रीन में फ्लैश होने लगी। शुभ बोला, इसे बचा सको तो बचा लो। अब यहाँ ईशानी की मौत के लिए निखिल रसूल को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा क्योंकि रसूल काफी सालों से यहाँ है। जल्द ही नैना और धनंजय के कानों तक भी ये बात पहुंची। ये सुनकर धनंजय के सर पर हाथ पड़ गया। लोलार की मौत के पीछे रसूल, उनका टीम मेंबर। उसने हरिवंश सिन्हा की टिप पुलिस को देने को कहा ताकि वो उस गुत्थी को सुलझाए, और तब तक वो रसूल के अतीत को खंगालने निकल पड़ा। पुलिस को टिप मिलने के बाद पॉल ने उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन हरिवंश को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। निखिल ने पॉल से कहा, शुभ अपना काम कभी छुपकर नहीं करता। इस आदमी का अश्विनी नक्षत्र के अटैक से जरूर कोई वास्ता है। समय बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि शुभ तेजी से अपना काम कर रहा है। इधर धनंजय का रसूल के अतीत के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो संदेहजनक हो। बड़ी सफाई से उसे बेदाग रखा गया है। एक बार फिर वो शुभ के अतीत की ओर मुड़ा और वृंदा के पास पहुंचा। उसने बताया, शुभ असुर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहता था। दिन भर उन पर किताबें पढ़ता, कहा करता कि असुर दैवों के बराबर है और वो असुर के प्रति
दृष्टिकोण को ही बदलना चाहता है। मठ से जाने के कुछ दिन पहले ही उसने बताया था कि वो किसी प्रोफेसर से मिले हैं और बहुत खुश था। बस इससे ज्यादा कभी उसने कुछ कहा नहीं। इधर नुसरत निखिल को बताती है, हमें जिस लड़की की लाश पानी से मिली थी उसका नाम शालिनी है, जो उसी बायोपल्स कंपनी में काम करती है जिस कंपनी के बने पेसमेकर उन तीनों मरने वाले लोगों में लगे थे। शालिनी के दोस्त से पता चला उसका बॉयफ्रेंड फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जुन भल्ला है। अब अर्जुन भल्ला से पूछताछ में पता चला कि शालिनी उसकी जिंदगी में तब आई थी जब वो तलाक के बुरे दौर से गुजर रहा था, मगर उसकी मौत से 2 दिन पहले ही वो देश के बाहर एक मीटिंग के लिए गया था, जिसके प्रूफ भी उसके पास है। शालिनी के घर से बरामद हुए लैपटॉप के एनालिटिक्स समझने के लिए उन्हें किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत है और फिर बुलाया गया नैना को। उसने जब चेक किया तो वो भी हैरान रह गई। इस तरह के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जो प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, ड्रोन्स, अटैक्स, बैंक्स इन जैसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, ये उसके लैपटॉप में क्या कर रहे हैं? और अगर ये सब शुभ उससे करवा रहा है तो इसका मतलब जितना वो लोग सोच रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र की पहुंच उससे कहीं ऊपर की है। इधर साथ साथ धनंजय की टीम भी रसूल की हिस्ट्री खंगाल रही है। कहीं भी कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है। 2012 में उनका पूरा परिवार दुबई शिफ्ट हो गया था। रसूल के पड़ोसियों को जब उसकी तस्वीर दिखाई गई तो वो रसूल नहीं कोई और निकला। रणविजय के दिमाग में बिजली दौड़ गई। 3 लोग शुभ के साथ जेल से भागे थे, जिनमें से ओम पांडे और जगदीश मुंडा ये तो मारे गए, लेकिन तीसरा बलबीर सुब्बीर का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अब की बार वो बलबीर सुब्बीर के घर गए और गुत्थी सुलझ गई। उसके माँ बाप ने रसूल को पहचान लिया। बलबीर सुब्बीर उर्फ रसूल शेख और उसके माँ बाप के डीएनए रिपोर्ट्स लेकर धनंजय सीधा पुलिस हेड शशांक के पास गया और रसूल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। साथ ही निखिल ने भी बताया कि ईशानी ने जो लोलार्क सर की रिपोर्ट दोबारा मंगवाई थी, उससे पता चला कि लोलार्क की मौत उसके खुद के सर्विस गन से हुई थी और फिर बाद में उस पर मशीन गन चलाए गए। अपना पर्दाफाश होता देख रसूल पहले से ही फरार है। रसूल के इन्फॉर्मेशन को निकाला ही जा रहा है कि ऐसे में नुसरत को फोन आया कि उसकी अम्मी हॉस्पिटल में है और उसके ऑफिस से निकलने के साथ ही धनंजय को रसूल का फोन आया। नुसरत को खोने के लिए तैयार रहे धनंजय सर।